इस्लामाबाद मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में अचानक खलबली मचने की वजह भारत जो है कई मिसाइल जो है वो भी पाकिस्तान की तरफ तैयार करके रखा है। ध्यान से सुनिए, 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स पाकिस्तान के सर पे लगा के रखी हुई है। बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट होगी पाकिस्तान के लिए। सिर्फ एक बटन दबाते ही दुश्मन का नामो निशान मिट जाएगा। गैरत के बच्चे, तुम्हारी तैयारी जारी, हम तो तैयार बैठे हैं। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं इंडियन आर्मी चीफ को कि आओ करो कुछ। जो जंग हमारे ऊपर मुसल्लत हुई कि 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो गए पाकिस्तान के अंदर और एक भारतीय फौजी नहीं मरा। और एक बार फिर उन्होंने ये कह दिया है कि जी भारत जो है ना वो पाकिस्तान पे मिसाइल से हमला करने वाला है। जीआईएसपीआर ने मीडिया के लोगों को बुलाया और उन्हें कहा जनाब कि आप ये बयानियां बनाएं कि भारत के टोटे टोटे होने वाले हैं। भारत कर लेता है सारा कुछ, तो जब इनकी बारी आती तो ये क्यों सोए रहते हैं? 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। आईएसआई के हर हेडक्वार्टर पर सुसाइड बॉम्बिंग हुई है। हमें बहुत पहले होश में आ जाना चाहिए था कि हम ये जंग हार रहे हैं। नादरीन, परेशानी बढ़ती जा रही है। में उन्होंने 45 फौजियों को निशाना बनाया है। दोस्तों, हमारे पड़ोसी यानी पाकिस्तान में एक चीज ना बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। यूं कह ले कि पाकिस्तान फिर से डर चुका है। जी हाँ दोस्तों, जब से भारत ने अपने 12 न्यूक्लियर डिप्लॉय किया है तब से पाकिस्तान ने कंप मचा हुआ। पहले तो पाकिस्तान के लोग बोल रहे थे नहीं भारत के मीडिया का प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है, भारत सिर्फ हमको डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही विदेशी मीडिया ने इस चीज को कवर किया और इंश्योर किया कि वाकई में भारत ने ऐसा ही किया है, तब से पाकिस्तान के हाथ पांव फूले हुए। पाकिस्तान के हर न्यूज चैनल पे चर्चा का विषय बना हुआ है। अब पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भाई अब कहां है हमारे डिप्लोमेट, क्यों नहीं जाके यूएन को बता रहे हैं कि भारत ने ऐसा कुछ किया है। और खासकर कमर चीमा साहब तो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। नमस्कार, मैं आपको दो टिप्स, चलिए शुरू करते हैं। बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद और वॉशिंगटन तक के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में अचानक खलबली मचने की वजह भारत ही है। भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने को एकदम तैयार बैठा है। यहाँ तक के उन्होंने कई मिसाइल जो है वो भी पाकिस्तान की तरफ करके और उसको एकदम कपड़ा छपड़ा मार के ना एकदम तैयार करके रखा है कि जैसे ही उनका मन करेगा वो ठक करके जो है वो मिसाइल यहाँ पर भेज देंगे। 21वीं सदी के भारत का सबसे बड़ा चक्रव्यूह तैयार हो चुका है। ध्यान से सुनिए, 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। इसका मतलब ये वॉरहेड्स मेटेड हैं मिसाइल्स के अंदर और इस समय वो ऑलरेडी कॉम्बैट में डिप्लॉयड हैं। बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट होगी पाकिस्तान के लिए। भारत ने 12 जो अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे उनको उन्होंने ऑपरेशनलाइज किया, यानी उनको अपने प्लेटफॉर्म्स पर तैनात कर दिया, उनको डिप्लॉय कर दिया। सिर्फ एक बटन दबाते ही दुश्मन का नामो निशान मिट जाएगा। गैरत के बच्चे, तुम्हारी तैयारी जारी, हम तो तैयार बैठे हैं। आओ तो सही, करो कुछ। मैं एक आम पाकिस्तानी हूं, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं इंडियन आर्मी चीफ को कि आओ करो कुछ। जिसके नतीजे में आप देखिए जो जंग हमारे ऊपर मुसल्लत हुई कि 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो गए पाकिस्तान के अंदर और एक भारतीय फौजी नहीं मरा। आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि अजीत कुमार डोवल ने और रॉ ने यकीनन पाकिस्तान को इस लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में, इस इंसर्जेंसी में हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई। और एक बार फिर उन्होंने ये कह दिया है कि जी भारत जो है ना वो पाकिस्तान पे मिसाइल से हमला करने वाला है। अब मोदी जी को, आई विश के मोदी जी जो है वो जो अपने फॉरेन ट्रिप्स लगा रहे हैं उसी में बिजी रहे। ऐसा ना हो खाली बैठे हो, खाली बैठना उन्हें पसंद नहीं है तो वो कहते हैं चलो आज 2-3 दिन कोई काम नहीं है तो या किसी कंट्री ने बुलाया नहीं है, कोई मेडल वेडल मिलना नहीं है तो ऐसा करते हैं पाकिस्तान पे अटैक कर देते हैं। भारत ने अब ऑपरेशनली डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है न्यूक्लियर वॉरहेड्स और कोई 12 के करीब शायद या उससे ज्यादा या कम, मगर उस तादाद में उन्होंने वो डिप्लॉय करना शुरू कर दिए। भारत रूस से S-400 दिफाई निजाम के बाद Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स क्यों लेना चाहता है? S-400 ले लें, ये और भी कुछ चीजें, तो S-500 भी लेना चाह रहे हैं। S-500 के तो रूस ने भी फिलहाल इनको मना कर दिया ना कि हम नहीं देंगे आपको। भारत के पास एक ऐसी बंदूक है जो इस समय हमने पाकिस्तान के सर पे लगा के रखी हुई है। उसने 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो हैं वो डिप्लॉय की हैं। 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, SIPRI, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसकी ये रिपोर्ट, ये मैं नहीं कह रहा। और इट मीन्स के ये जो 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स इंस्टॉल किए हैं, व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब है पायन? इसका मतलब है दे आर इंटरेस्टेड कि वो पाकिस्तान पे कोई हमला करने जा रहे हैं। और ये इंफॉर्मेशन आई है SIPRI से, फ्रॉम स्वीडन, और उसके मुताबिक अगर ये होता है तो जाहिर है दिस इज अ रिवर्सल ऑफ इंडियाज पॉलिसी, न्यूक्लियर पॉलिसी। इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, मगर दोनों ने हमेशा वॉरहेड्स और मिसाइल्स जो हैं वो सेपरेट रखें, अनमेटेड रखें।
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अब एक रिपोर्ट रिलीज किया है जहां पे भारत के न्यूक्लियर वॉरहेड्स को उनकी जो क्वांटिटी है इस समय वो 190 बताया गया है, 190 बताया गया है। अगर भारत मेट करके उनको फिर इस्तेमाल करने के लिए डिप्लॉयमेंट की तरफ चला गया है 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, तो ये बहुत ही, मैं समझती हूँ कि एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है फॉर पाकिस्तान। मैं एक बात बताऊं, ये पाकिस्तान और भारत की जंग होनी है। ये नरेंद्र मोदी साहब की जो ख्वाहिश है ना, ये पूरी हो जानी है, मुझे नजर आ रहा है। चीमा साहब का कहना ये है कि जी भारत जो है ना वो बिल्कुल अपने न्यूक्लियर वेपन्स लेकर और पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार बैठा है। अब जाहिर है कि जब हमारी स्टेट को कुछ समझ में नहीं आएगा कि बलूचिस्तान में क्या किया जाए, आजाद कश्मीर या पीओके में जो हंगामा चल रहा है उसका क्या किया जाए, और फिर अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे अटैक्स हो रहे हैं और वो भी उनसे कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो ऐसे में पाकिस्तान की स्टेट के पास कौन सा ऐसा चूरन है जो वो बेच सकते हैं और जिसको लेकर उनका ख्याल है कि पाकिस्तान में कुछ लोग उनकी बात को मान जाएंगे। और पाकिस्तान के लिए फिर जाहिर है जो थ्रेट स्पेक्ट्रम है वो बिल्कुल तब्दील हो जाता है, बिकॉज पाकिस्तान कंटिन्यूज टू बिलीव इन रिसेस्ड डिटरेंस। ISPR ने मीडिया के लोगों को बुलाया, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, जिनमें कुछ लोग सोशल मीडिया पे भी काम करते हैं, और उन्हें कहा जनाब कि आप ये बयानियां बनाएं कि भारत के टोटे टोटे होने वाले हैं। भारत कर लेता है सारा कुछ, तो जब इनकी बारी आती तो ये क्यों सोए रहते हैं? जब भारत आपको कहता है कि जी इनके एटॉमिक एसेट्स दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल कंट्री, तो आज क्यों नहीं चीख रहे आपके डिप्लोमेट जो है? किधर गए हैं वो? अभी तक उन्होंने एटॉमिक एनर्जी को उनके सामने क्यों नहीं आके अभी तक पेश हुए कि हमारे पड़ोस के अंदर उनके एटॉमिक एसेट्स उनके नक्शे पर सेल पड़े? क्यों नहीं खड़े हुए चीमा साहब अभी जाके इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के बाहर? आपका अभी तक डिप्लोमेट क्यों नहीं पहुंचा वहां पे? अभी तक क्यों नहीं गया वहां पे? उसको कौन सी चीज रोक रही है चीमा साहब? ये खबर लेके क्यों नहीं वहां पहुंचा अभी तक? जिसने भी अपनी मां के कपड़े फाड़े हैं चीमा साहब, उसका अंजाम इबरतनाक है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं चीमा साहब, हम सिर्फ खुशफहमी में रहे कि हमारी ISI नंबर 1 एजेंसी है, पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता, हम आखिरी खतरे तक लड़ेंगे। पता ये बकवासियात हमें करने की जरूरत नहीं थी जब हमारा खून रोज बह रहा है, जब 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं, ISI के हर हेडक्वार्टर पर सुसाइड बॉम्बिंग हुई है, GHQ के गेट पे लेफ्टिनेंट जनरल शहीद हुए हैं। हमें बहुत पहले होश में आ जाना चाहिए था कि हम ये जंग हार रहे हैं। हम तो ऑपरेशन सिंधु 2.0 कर रहे हैं क्योंकि बहुत दिन से 2.0 जो है ना वो बता कर जो है वो कह लीजिए चीजों को तैयार करके रखा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि चीमा साहब की बातों से कहीं मोदी जी का मूड बन जाए और वो कहे चलो 2-4 मिसाइल फेंक ही देते हैं। भाई ऐसा मत कीजिएगा। लेकिन साथ ही साथ मुझे चीमा साहब से भी ये कहना है, सर आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इस दफा भारत और पाकिस्तान की जो जंग होगी वो ऐसी नहीं होगी जैसे पहले थी, यानी कि हम इंडिया के हर इलाके के ऊपर हमला करेंगे। ये जो इंडिया के साउथ के इलाके ना, जंग वहां जाएगी, इस दफा नॉर्थ में नहीं रहेगी। और उसके जो दूररस और खतरनाक होगा और दूररस होगा और तकलीफ दे होगा इंडिया के लिए। भारत सिर्फ आपके ऊपर तवज्जो इसलिए देता है ताकि आपके उनके अंदर की खबरें ना लगे। वो अंदर से खुद जल रहा है चीमा साहब। कितनी गूगल करके देखे, मुझसे ना पूछे, गूगल करके देखे कितनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है वहां पे आजादी के लिए। कभी उस पर सर्च किया? शो हुए हैं पाकिस्तानी मीडिया पे, आपकी हर चीज के ऊपर शो करते हैं। उन्होंने बंदे जाली रखे हैं, वो चागे छड़ने लाते दिनों से पे टीवी। धुरंधरा मूवी एक आई है, उसके अंदर एग्जैक्ट सेम प्लॉट जो है वो बयान किया गया है कि एक शख्स है, वो किसी जुर्म के अंदर उसको पकड़ा जाता है और बाद में फिर रॉ और अजय देवगन उसका इस्तेमाल करता है। तो एग्जैक्टली यही मोड इन्होंने अपनाया जिसकी वजह से ये एक्सपोज हो गया। और साथ ये भी बताइएगा कि अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी को तो जब खतरा होता है तो वो उस मुल्क के अंदर घुस जाते हैं और जाके ऑपरेशन करते हैं। तो क्यों नहीं वो लॉरेंस बिश्नोई को ऑपरेशन करके हिंदुस्तान की जेल से उठा के लेके जाते? क्योंकि अभी हमने हालिया देखा कि जहां जहां उनको खतरा हो उस मुल्क के अंदर वो जाके सदर को भी उठा के ले जाते हैं। यासर साहब आप ठीक कह रहे हैं, होना तो चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में उससे जो है यहाँ पर कितने लोगों को टारगेट किलिंग के जरिए मारा है। हिंदुस्तान को इंटरनेशनली इसे बैन किया जाना चाहिए क्योंकि ये अपना डिप्लोमेटिक कोर इस्तेमाल कर रहा है और ये इस तरह की तमाम वसाइल इस्तेमाल करके, और नाम जो है जिस तरह से मैडम ने बताया कि वो कभी लॉरेंस बिश्नोई का देता, कभी गोल्डी बरार का देता, लेकिन असल में ये रॉ ही होती है जो सारे काम कर रही होती है। जी, उसके नाम को इस्तेमाल करके पूरी दुनिया के अंदर रैकेट चला रहे हैं और उसी के नाम जो है
वो तमाम कारोबार, तमाम काले धंधों में लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस्तेमाल होता होगा। तो ये जो आप रिपोर्ट दिखा रहे थे इनकी, और खास तौर पे हमें फिर इस बात को एम्प्लीफाई करने की जरूरत है, समझाने की किसी को जरूरत है। नहीं मुझे तो लगता है हिंदुस्तान को दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि वजह यह है कि उससे कनाडा में दहशतगर्दी की अकल दंग रह जाती है कि एक बंदा दूसरे मुल्क में भी नहीं, ट्रांसनेशनल यानी अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर इसका नाम बोल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका नाम बोल रहा है, इंग्लैंड के अंदर इसका नाम बोल रहा है। मतलब कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल जो आप बता रही हैं कि ये बंदा नहीं है, इसके पीछे पूरी स्टेट है, इसके पीछे पूरी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इसके पीछे पूरा एक नेटवर्क है जो इसका नाम लेके, क्योंकि इसके पास शुरू में बचत की हालत इसके पास ये थी कि इसकी एक दो दफा जो है ये बात भी हुई कि इसको पकड़ा जाए या इसको उठा लिया जाए, तो उसमें फिर ये हुआ कि क्योंकि ये शेड्यूल्ड कास्ट है तो आप अनटचेबल को आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो इसको बड़ा कास्ट सिस्टम बनाया जाने लगा, फिर कास्ट की बेस पे इसको थोड़ा सा आगे लेके आए हैं। तो इसकी बड़ी लंबी स्टोरी है इसकी। नादरीन, परेशानी बढ़ती जा रही है बलूचिस्तान और कश्मीर की जो इस वक्त सूरत हाल है। इन्हें अंदाजा भी नहीं है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कि ये किस आग के साथ खेल रहे हैं। कोई 14 बसों का एक काफिला जा रहा था जिसमें पाक फौज के जवान छुट्टियों पर जा रहे थे और इनको यहाँ पर एम्बुश किया गया। इस लड़ाई के नतीजे में बड़े पैमाने पर वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादतें रिपोर्ट हो रही हैं। हमले में उन्होंने 45 फौजियों को निशाना बनाया है, यानी उन्होंने अपनी जान गंवाई है, शहीद हुए। बलूचिस्तान से पाकिस्तान का मीडिया ज़्यादा रिपोर्टिंग करता नहीं है और जो लोग रिपोर्टिंग करते हैं उन्हें मुश्किलात का सामना भी रहता है। तो कंपनी ने हाल कर दिया है, जो तश्कीलें ला के वहां पे बुरा हशर कर दिया है, उसके बाद इनकी वहां भी अमली रेट खत्म हो रही है और बलूचिस्तान तो पूरे का पूरा सूबा ही इनके हाथ से निकल चुका है। दोस्तों, आपने देखा वीडियो में कि लाल टोपी वाला भाईजान जो है कैसे बौखलाए हुए हैं। उनका ये जो वीडियो है वो बोल रहे हैं कि इंडिया ने जब हमला किया था तो हमारे 1 लाख प्लस लोग मारे गए थे और इंडिया ने हर एक जगह पे हमला किया, और यहाँ तक ये भी कबूल किया कि जब हम जंग हार रहे थे तो हमको बहुत पहले ही इसको एक्सेप्ट करके पीछे हो जाना चाहिए था। अभी कौन सा जंग की बात कर रहे हैं दोस्तों, अगर आपका नजर में है ये वाला बात जरूर बताइएगा। और इन्होंने, इनके लोगों ने खुद से एक्सेप्ट किया है कि 250 से 300 अभी तक लोग मारे गए हैं पाकिस्तान में रॉ के द्वारा। ये इनका कहना है, इन लोगों का कहना है। तो दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है? ये 12 परमाणु जो इनके तरफ डिप्लॉय किया गया है, इसके बारे में आपको क्या विचार है? क्या पाकिस्तान कुछ ऐसा हिमाकत फिर से हमारे साथ करेगा? तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।